4 उपहार। ब्रिटनी की पुरानी भूमि में, जिसे कभी कॉर्नवाल कहा जाता था, बारबाइक बोरिस नाम की एक महिला रहती थी, जो अपना सारा दिन अपनी भतीजी टैफ्नी की मदद से अपने खेत की देखभाल में बिताती थी। सुबह शाम दोनों को खेतों में या डेयरी में देखा जा सकता था, गायों का दूध निकालते, मक्खन बनाते, पक्षियों को खिलाते, खुद कड़ी मेहनत करते और दूसरों का भी ध्यान रखते। शायद ये बारबाइक के लिए बेहतर होता अगर वह खुद को आराम करने और दूसरी चीज़ों के बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय देती, क्योंकि जल्द ही उसे पैसे से प्यार हो गया और वह खुद को और टैफ्नी को केवल उतना ही खाना और कपड़े देती जितनी उन्हें बिल्कुल ज़रूरत थी। और जहाँ तक गरीब लोगों की बात है, तो वह उनसे बिल्कुल नफरत करती थी और कहती थी कि ऐसे आलसी लोगों का दुनिया में कोई काम नहीं है। खैर, बारबाइक ऐसी ही थी, इसलिए उसके गुस्से का अंदाजा लगाना आसान है जब एक दिन उसने टैफ्नी को गाय के घर के बाहर युवा डेनिस से बात करते हुए पाया, जो प्लोवा गांव का एक दिहाड़ी मजदूर था। उसने अपनी भतीजी का हाथ पकड़कर उसे तेजी से दूर खींचते हुए कहा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, लड़की, एक ऐसे आदमी के पीछे अपना समय बर्बाद करते हुए जो चूहे जितना गरीब है, जबकि ऐसे 1 दर्जन से अधिक लोग हैं जो अगर तुम चाहो तो खुशी खुशी तुम्हारे लिए चांदी की अंगूठियां खरीद देंगे। डेनिस एक अच्छा कारीगर है, जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, गुस्से से लाल हुए टैफ्नी ने उत्तर दिया, और वह पैसा भी जमा करता है, और जल्द ही वह अपने लिए एक खेत ले सकेगा। बकवास है, बारबाइक चिल्लाया, वह 100 साल की उम्र तक खेती के लिए कभी भी पर्याप्त बचत नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हें तुम्हारी कब्र में देखना पसंद करूंगा, बजाय उस आदमी की पत्नी को देखने के जो अपनी पूरी दौलत अपनी पीठ पर ढोता है। जब कोई जवान और मजबूत हो तो भाग्य क्या मायने रखता है? टैफ्नी ने पूछा, लेकिन उसकी चाची ऐसे शब्दों से आश्चर्यचकित होकर उसे अपनी बात पूरी करने नहीं देती थी। भाग्य से क्या फर्क पड़ता है? बारबाइक ने चौंकते हुए कहा, क्या ये संभव है कि तुम सच में इतने मूर्ख हो कि पैसे को तुच्छ समझते हो? अगर तुमने डेनिस से यही सीखा है, तो मैं तुम्हें उससे बात करने से मना करता हूँ, और अगर उसने फिर से यहाँ अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत की, तो मैं उसे खेत से बाहर निकाल दूंगा। अब जाओ और कपड़े धो और उन्हें सूखने के लिए फैलाओ। टैफ्नी ने अवज्ञा करने का साहस नहीं किया, लेकिन भारी मन से वह नदी के रास्ते पर चल पड़ी। वो इन पत्थरों से भी ज्यादा सख्त है, लड़की ने खुद से कहा, हाँ, 1000 गुना ज्यादा सख्त। क्योंकि बारिश कम से कम पत्थर को घिस तो सकती है, लेकिन तुम चाहे कितनी भी देर रो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेनिस से बात करना ही मेरी एकमात्र खुशी है, और अगर मैं उसे नहीं देख पाऊंगी तो मैं कॉन्वेंट में चली जाऊंगी। ये सोचते हुए वह किनारे पर पहुंची और धुले जाने वाले लिनन के बड़े पैकेट को खोलने लगी। एक छड़ी की थपकी ने उसे ऊपर देखने पर मजबूर कर दिया और उसने अपने सामने एक छोटी बूढ़ी औरत को खड़ा देखा, जिसका चेहरा उसे अजीब लगा। आप बैठकर आराम करना चाहेंगी, दादी? टैफ्नी ने अपना बंडल एक तरफ धकेलते हुए पूछा। बूढ़ी औरत ने कांपते स्वर में जवाब दिया, जब आसमान ही तुम्हारी छत हो, तो तुम जहां चाहो आराम कर सकते हो। तो फिर तुम इतने अकेले हो? टैफ्नी ने दया से भरकर पूछा। क्या तुम्हारे कोई दोस्त नहीं हैं जो तुम्हें अपने घर में स्वागत करें? बूढ़ी औरत ने अपना सिर हिलाया। वे सभी बहुत पहले मर गए, उसने उत्तर दिया, और मेरे पास केवल दयालु हृदय वाले अजनबी मित्र ही हैं। लड़की ने एक क्षण तक कुछ नहीं कहा, फिर उसने अपने खाने के लिए छोटी रोटी और कुछ बेकन आगे बढ़ा दिया। ये लो, उसने कहा, आज तो तुम्हें अच्छा खाना मिलेगा, और बूढ़ी औरत ने इसे ले लिया, और इस दौरान टैफ्नी को देखती रही। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, उन्हें मदद मिलनी चाहिए, उसने जवाब दिया। तुम्हारी आंखें अभी भी लाल हैं क्योंकि उस कंजूस बारबाइक ने तुम्हें प्लोवा के युवक से बात करने से मना किया है। लेकिन हिम्मत रखो, तुम एक अच्छी लड़की हो, और मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जिससे तुम हर दिन एक बार उससे मिल सकोगी। तुम? टैफ्नी चिल्लाई, ये जानकर वह अचंभित रह गई कि भिखारी उसके बारे में सब कुछ जानता था, लेकिन बूढ़ी औरत ने उसकी बात नहीं सुनी। ये लंबी तांबे की पिन लो, वह कहती रही, और जब भी तुम इसे अपनी द्रास में लगाओगी, मदर बोरिस को घर से बाहर निकलकर अपनी गोभी गिनने जाना पड़ेगा। जब तक पिन तुम्हारी द्रास में है,
तुम आज़ाद होगे और तुम्हारी चाची तब तक वापस नहीं आएगी जब तक तुम इसे फिर से इसके केस में नहीं रख दोगे। फिर उठकर उसने टैफ्नी को सिर हिलाया और गायब हो गई। लड़की वहीं खड़ी रही, पत्थर की तरह निश्चल। अगर उसके हाथ में पिन न होती तो उसे लगता कि वह सपना देख रही है, लेकिन उस संकेत से उसे पता चल गया कि यह कोई आम बूढ़ी औरत नहीं थी जिसने उसे ये दिया था, बल्कि एक परी थी जो आने वाले दिनों में क्या होने वाला है ये बताने में माहिर थी। तभी अचानक टैफ्नी की नज़र कपड़ों पर पड़ी और खोए हुए समय की भरपाई करने के लिए उसने उन्हें बड़े जोश से धोना शुरू कर दिया। अगली शाम, उस समय जब डेनिस को गौशाला की छाया में उसका इंतजार करने की आदत थी, टैफ्नी ने अपनी पोशाक में पिन लगा दी और उसी क्षण बारबाइक ने अपने सैबोट्स या लकड़ी के जूते उठाए और बगीचे से होते हुए खेतों की ओर चली गई, वह जगह जहां गोभी उगती थी। अपने कदमों की तरह हल्के दिल के साथ लड़की घर से भाग गई और डेनिस के साथ अपनी शाम खुशी से बिताई। और उसके बाद कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर आखिरकार टिफ़नी ने कुछ नोटिस करना शुरू किया और उस चीज़ ने उसे बहुत दुखी कर दिया। शुरू में डेनिस को भी लगा कि वे दोनों साथ में बिताए गए घंटे उसी तरह जल्दी से उड़ गए जैसे डेनिस को लगता था, लेकिन जब उसने उसे अपने सारे गाने सिखा दिए जो वह जानता था और उसे अमीर बनने और महान व्यक्ति बनने के लिए अपनी सारी योजनाएं बता दी, तो उसके पास उससे कहने के लिए और कुछ नहीं था, क्योंकि वह बहुत से अन्य लोगों की तरह खुद बात करने का शौकीन था, लेकिन किसी और की बात सुनने का नहीं। कभी-कभी वास्तव में वह बिल्कुल भी नहीं आता था और अगली शाम वह टैफ्नी को बताता था कि उसे व्यवसाय के लिए शहर में जाने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन हालांकि उसने कभी उसे फटकार नहीं लगाई, लेकिन वह धोखा नहीं खा रही थी और उसने साफ देखा कि अब वो उसकी उतनी परवाह नहीं करता था जितनी पहले करता था। दिन ब दिन उसका दिल भारी होता जा रहा था और गाल पीले होते जा रहे थे, और एक शाम जब वो व्यर्थी उसका इंतजार कर रही थी, उसने अपना पानी का बर्तन कंधे पर रखा और धीरे धीरे झरने के पास चली गई। उसके सामने रास्ते पर वो परी खड़ी थी जिसने उसे पिन दी थी, और जैसे ही उसने टिफ़नी की ओर देखा, उसने थोड़ी शरारती हंसी हंसी और कहा, क्यों, मेरी सुंदर युवती पहले की तुलना में अधिक खुश नहीं दिखती, जबकि वह जब चाहे अपने प्रेमी से मिल लेती है। वह मुझसे ऊब गया है, टिफ़नी ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, और वह दूर रहने के बहाने बनाता है। आह, दादी माँ, उसे देख पाना ही काफी नहीं है, मुझे उसे खुश करना और अपने साथ रखना भी जरूरी है। वह बहुत चालाक है, आप जानती हैं। मुझे भी चालाक बनने में मदद करें। बूढ़ी औरत ने चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम यही चाहती हो? ठीक है, ये पंख लो और इसे अपने बालों में लगाओ और तुम सुलेमान की तरह बुद्धिमान हो जाओगी। खुशी से लाल होकर टिफ़नी घर गई और उस पंख को उस नीले रिबन में चिपका दिया जिसे लड़कियां हमेशा अपने साथ रखती हैं, देश के उस हिस्से में पहना जाने वाला कपड़ा। एक पल में उसने डेनिस को खुशी से सीटी बजाते हुए सुना, और जब उसकी चाची सुरक्षित रूप से अपनी गोभी गिन रही थी, तो वह उससे मिलने के लिए जल्दी से बाहर निकली। युवक उसकी बातों से अवाक रह गया। ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह नहीं जानती थी, और जहाँ तक गीतों की बात है तो वह न केवल ब्रिटनी के हर हिस्से से गाने गा सकती थी, बल्कि उन्हें खुद भी बना सकती थी। क्या ये वाकई वह शांत लड़की थी जो वह सब कुछ सीखने के लिए इतनी उत्सुक थी जो वह उसे सिखा सकता था, या कोई और था? शायद वह अचानक पागल हो गई थी और उसके अंदर एक बुरी आत्मा थी। लेकिन किसी भी मामले में रात रात भर वह वापस आया, केवल ये देखने के लिए कि वह और अधिक समझदार होती जा रही है। जल्द ही पड़ोसियों ने आपस में अपने आश्चर्य की फुसफुसाहट की, क्योंकि टिफ़नी कुछ लोगों के लिए अपने बालों में पंख लगाने की खुशी का विरोध नहीं कर पाई थी, जो उसके खराब कपड़ों के कारण उसे तुच्छ समझते थे, और उनके बारे में उसने बहुत सारे चुटकुले बनाए थे। बेशक उन्होंने उसके मजाक सुने और अपना सिर हिलाते हुए कहा, वह एक बदमिजाज छोटी बिल्ली है, और जो आदमी उससे शादी करेगा उसे पता चलेगा कि वही लगाम थामेगी और घोड़े को चलाएगी। कुछ ही समय में डेनिस भी उनसे सहमत होने लगा, और चूंकि वह जहां भी जाता था वहां हमेशा मालिक बनना चाहता था, इसलिए वह टिफ़नी की तीखी जुबान से डरने लगा, और जब वह अन्य लोगों का मजाक उड़ाती थी तो पहले की तरह हंसने के बजाय वह लाल हो जाता था और असहज हो जाता था,
ये सोचकर कि अगली बारी उसकी भी होगी। ये सब चलता रहा। एक शाम डेनिस ने टेफनी से कहा कि वो सचमुच एक पल भी नहीं रुक सकता, क्योंकि उसने अगले गांव में होने वाले एक नृत्य में जाने का वादा किया था। टेफनी का चेहरा उतर गया। उसने पूरे दिन कड़ी मेहनत की थी और डेनिस के साथ एक शांत घंटे की उम्मीद कर रही थी। उसने उसे अपने साथ रहने के लिए मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना और आखिरकार वह नाराज हो गई। ओह, मुझे पता है कि तुम क्यों इतने चिंतित हो कि तुम चूक न जाओ, नृत्य करो, उसने कहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि पेनिनरू का अज़िलिकस वहाँ होगा। अब अजीलिच मीलों तक फैली सबसे सुंदर लड़की थी और वह और डेनिस एक दूसरे को बचपन से जानते थे। हाँ, अजीलिक्स वहाँ होगी, डेनिस ने उत्तर दिया, जो उसे ईर्ष्यालु देखकर बहुत प्रसन्न था, और स्वाभाविक रूप से कोई भी उसका नृत्य देखने के लिए बहुत दूर तक जाएगा। तो फिर जाओ, टेफनी चिल्लाई और घर में प्रवेश करते हुए उसने अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। अकेली और दुखी वह आग के पास बैठ गई और लाल अंगारों को घूरने लगी। फिर अपने बालों से पंख को झटकते हुए उसने अपना सिर अपने हाथों पर रख लिया और जोर जोर से रोने लगी। जब पुरुष सुंदरता चाहते हैं तो चतुर होने का क्या फायदा? मुझे यही मांगना चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, डेनिस कभी वापस नहीं आएगा। चूंकि तुम इतनी चाहती हो, इसलिए तुम्हें सुंदरता मिलेगी, उसके पास से एक आवाज आई, और उसने चारों ओर देखते हुए देखा कि बूढ़ी औरत अपनी छड़ी पर झुकी हुई थी। परी ने कहा, इस हार को अपनी गर्दन में बांध लो, और जब तक तुम इसे पहनोगी, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला रहोगी। खुशी की एक हल्की चीख के साथ टेफनी ने हार लिया और उसके हुक को तोड़कर कोने में टंगे आईने के पास भाग गई। इस बार वह जिलिच्या किसी और लड़की से नहीं डरी, क्योंकि निश्चित रूप से कोई भी उसके जितना गोरा और गोरा नहीं हो सकता। और उसके चेहरे को देखते ही उसके मन में एक विचार आया, और जल्दी से अपनी सबसे अच्छी पोशाक और बकल वाले जूते पहनकर वह नृत्य करने के लिए चली गई। रास्ते में उसे एक सुंदर गाड़ी मिली जिसमें एक युवक बैठा था। कितनी सुंदर युवती है, उसने कहा जब टेफनी उसके पास आई। क्यों, मेरे देश में ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसकी तुलना उससे की जा सके। वह और कोई नहीं मेरी दुल्हन बनेगी। गाड़ी बड़ी थी और संकरी सड़क को रोक रही थी, इसलिए टेफनी को अपनी इच्छा के विरुद्ध वहीं रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन उसने जवाब देते हुए उस युवक के चेहरे पर सीधा नजर डाली। आप अपना रास्ता जाए, महानुभाव, और मुझे अपना रास्ता जाने दीजिए। मैं तो एक गरीब किसान लड़की हूँ जो दूध दुहने, घास काटने और सूत काटने का काम करती हूँ। तुम भले ही किसान हो, लेकिन मैं तुम्हें एक महान महिला बनाऊंगा, उसने कहा और उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी की ओर ले जाने की कोशिश की। मैं एक महान महिला नहीं बनना चाहती, मैं केवल डेनिस की पत्नी बनना चाहती हूँ, उसने जवाब दिया। उसका हाथ झटक दिया और सड़क को मकई के खेत से अलग करने वाली खाई की ओर भाग गई, जहां वह छिपने की उम्मीद कर रही थी। दुर्भाग्य से युवक ने भांप लिया कि वह क्या कर रही है और अपने सेवकों को इशारा किया, जिन्होंने उसे पकड़ लिया और गाड़ी में डाल दिया। दरवाज़ा खटखटाया गया और घोड़े सरपट दौड़ने लगे। 1 घंटे के बाद वे एक शानदार महल में पहुंचे और टेफनी, जो हिलने को तैयार नहीं थी, को उठाकर हॉल में ले जाया गया, जबकि विवाह समारोह संपन्न कराने के लिए एक पुजारी को बुलाया गया। युवक ने उसे अपनी पत्नी के रूप में मिलने वाली सभी खूबसूरत चीज़ों के बारे में बताकर उसके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की, लेकिन टेफनी ने उसकी एक न सुनी और ये देखने के लिए इधर उधर देखा कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे वह बच सकती है। यह आसान नहीं लग रहा था। 3 बड़े दरवाजे कसकर बंद थे और जिस दरवाजे से वह अंदर आई थी वह एक स्प्रिंग से बंद था, लेकिन उसका पंख अभी भी उसके बालों में था और उसकी मदद से उसने लकड़ी के पैनलिंग में एक दरार देखी, जिसके माध्यम से रोशनी की एक लकीर धुंधली दिखाई दे रही थी। अपनी पोशाक को बांधने वाली तांबे की पिन को छूते हुए लड़की ने हॉल में मौजूद हर किसी को गोभी गिनने के लिए भेज दिया, जबकि वह खुद छोटे से दरवाजे से गुजर गई, यह नहीं जानती थी कि वह कहाँ जा रही है। इस समय तक रात हो चुकी थी और टेफनी बहुत थक चुकी थी। शुक्र है कि उसने खुद को एक कॉन्वेंट के गेट पर पाया और पूछा कि क्या वह सुबह तक वहां रुक सकती है।
लेकिन द्वारपाल ने कठोरता से उत्तर दिया कि यह भिखारियों के लिए कोई जगह नहीं है और उसे वहां से चले जाने को कहा। इसलिए बेचारी लड़की धीरे धीरे सड़क पर घसीटती चली गई, जब तक कि एक रोशनी और कुत्ते के भौंकने की आवाज ने उसे बताया कि वह एक खेत के पास है। घर के सामने लोगों का एक समूह था, 2 या 3 महिलाएं और किसान के बेटे। जब उनकी मां ने टिफ़नी के बिस्तर के लिए अनुरोध सुना तो अच्छी पत्नी का दिल नर्म पड़ गया और वो उसे अंदर बुलाने ही वाली थी। तभी उन युवकों ने, जिनके सिर लड़की की सुंदरता पर मोहित हो गए थे, झगड़ना शुरू कर दिया कि कौन उसके लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। शब्दों से वे हाथापाई पर उतर आए और महिलाएं, जो उपद्रव से डर गईं, ने टिफ़नी को अपमानजनक नामों से पुकारा। वह जल्दी से पेड़ों के अंधेरे में उनसे बचने की उम्मीद में निकटतम रास्ते पर भागी, लेकिन एक पल में उसने अपने पीछे उनके कदमों की आवाज सुनी। डर से पागल उसके पैर उसके नीचे कांपने लगे, जब अचानक उसे अपने हार का ख्याल आया। एक जोरदार प्रयास के साथ उसने हार को तोड़ा और उसे एक सूअर के गले में फेंक दिया जो एक खाई में गुर्रा रहा था। और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने सुना कि उसके पीछे से पदचिह्न रुक गए और सूअर के पीछे भाग गए, क्योंकि उसका आकर्षण गायब हो गया था। वो आगे बढ़ती रही, उसे शायद ही पता था कि वो कहाँ जा रही है। जब तक कि वह खुद को अपनी चाची के घर के करीब नहीं पाती, उसे आश्चर्य और खुशी होती है। कई दिनों तक वह इतनी थकी हुई और दुखी महसूस करती रही कि वो मुश्किल से अपना काम पूरा कर पाती थी, और हालात और भी बदतर हो गए जब डेनिस शायद ही कभी उसके पास आता था। उन्होंने कहा, वह बहुत व्यस्त थे और वास्तव में केवल अमीर लोग ही बातचीत में समय बर्बाद कर सकते थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, डैफ्नी का रंग और भी पीला होता गया। आखिरकार उसकी चाची को छोड़कर सभी ने इस पर ध्यान दिया। पानी का बर्तन अब उसके लिए बहुत भारी हो गया था, लेकिन सुबह शाम वो उसे उठाकर झरने तक ले जाती थी। हालांकि उसे कंधे पर उठाने का प्रयास अक्सर उसके लिए बहुत भारी होता था। मैं इतनी मूर्ख कैसे हो सकती थी, उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा, जब वह हमेशा की तरह सूर्यास्त के समय नीचे गई। ये डेनिस को देखने की आज़ादी मुझे नहीं चाहिए थी, क्योंकि वह जल्द ही मुझसे ऊब गया था। नहीं तेज ज़बान, क्योंकि वह उससे डरता था। नहीं सुंदरता, क्योंकि उससे मुझे परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिला, बल्कि वह धन मिला जो खुद के लिए और दूसरों के लिए जीवन को आसान बनाता है। अगर मैं परी से यह उपहार मांगने की हिम्मत करूं, तो मैं पहले से ज्यादा समझदार हो जाऊंगा और बेहतर चुनाव करना जान जाऊंगा। संतुष्ट रहो, बुढ़िया की आवाज ने कहा, जो टिफ़नी की कोहनी पर अदृश्य खड़ी लग रही थी। घर जाते समय अगर तुम अपनी दाहिनी जेब में देखोगी तो तुम्हें एक छोटा सा डिब्बा मिलेगा। उसमें रखे मरहम से अपनी आंखें मलो और तुम देखोगे कि तुम्हारे पास खुद एक अमूल्य खजाना है। टिफ़नी को बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाहती थी, लेकिन वह जितनी जल्दी हो सके खेत की ओर भागी और खुशी खुशी अपने दाहिने हाथ की जेब में हाथ डालने लगी। बेशक वहाँ कीमती मरहम वाला छोटा डिब्बा था। वो उससे अपनी आंखें मल रही थी, तभी बारबाइक बोरिस कमरे में दाखिल हुआ। जब से उसे अपना काम छोड़कर अपना समय बिताना पड़ा था, उसे नहीं पता था कि गोभी गिनने में सब कुछ क्यों गड़बड़ा गया था, और वह अपने बुरे स्वभाव के कारण अपने साथ रहने के लिए कोई मजदूर नहीं ला सकी थी। इसलिए जब उसने अपनी भतीजी को आईने के सामने चुपचाप खड़े देखा, तो बारबाइक बोल पड़ा, तो जब मैं खेतों में होती हूँ तो तुम यही करती हो। अगर खेत बर्बाद हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, बेटी, ऐसा व्यवहार करते हुए? टिफ़नी ने कोई बहाना बनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी चाची गुस्से से पागल हो चुकी थी और उसके कानों पर एक डिब्बा ही उसका एकमात्र जवाब था। इस पर टिफ़नी, आहत, भ्रमित और उत्तेजित, अब खुद को नियंत्रित नहीं कर सकी और मुंह फेरकर फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन उसे क्या आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि हर आंसू की बूंद एक गोल और चमकता हुआ मोती था। बारबाइक, जिसने भी यह चमत्कार देखा, आश्चर्य से चिल्लाया और उन्हें फर्श से उठाने के लिए खुद को घुटनों पर गिरा दिया। वह अभी भी उन्हें इकट्ठा कर रही थी जब दरवाजा खुला और डेनिस अंदर आया। मोती, क्या ये सचमुच मोती हैं? उसने पूछा। वो भी घुटनों के बल गिर गया और टिफ़नी की ओर देखते हुए उसने देखा कि और भी अधिक सुंदर मोती लड़की के गालों पर लुढ़क रहे थे।
ध्यान रखना कि किसी पड़ोसी को इसकी भनक न लगे, डेनिस, बारबाइक ने कहा। बेशक तुम्हें अपना हिस्सा मिलेगा, लेकिन किसी और को एक भी हिस्सा नहीं मिलेगा। रोते रहो मेरे प्यारे, रोते रहो, उसने टेफनी से कहा। ये तुम्हारे और हमारे भले के लिए है, और उसने उन्हें पकड़ने के लिए अपना एप्रन आगे बढ़ाया, और डेनिस ने अपनी टोपी। लेकिन टेफनी अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो उनकी लालच भरी हरकतों को देखकर घुटन महसूस कर रही थी और हॉल से भागना चाहती थी, और हालांकि बारबाइक ने उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया था और तरह तरह के कोमल शब्द कहे थे, जो उसे लगा कि लड़की को और भी रुला देंगे, टेफनी ने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोके और अपनी आंखें पोंछीं। क्या वह पहले ही खत्म हो चुकी है? बारबाइक ने निराशा भरे स्वर में कहा। ओह, फिर से कोशिश करो मेरे प्यारे। क्या तुम्हें लगता है कि उसे थोड़ा पीटने से कोई फायदा होगा? उसने डेनिस से कहा, जिसने अपना सिर हिलाया। पहली बार के लिए इतना ही काफी है। मैं शहर में जाकर हर मोती का मूल्य पता लगाऊंगा। तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, बारबाइक ने कहा, जो कभी किसी पर भरोसा नहीं करता था और धोखा खाने से डरता था। इसलिए दोनों बाहर चले गए और टिफ़नी को पीछे छोड़ दिया। वो अपनी कुर्सी पर बिल्कुल शांत बैठी थी, उसके हाथ एक दूसरे से कसकर बंधे हुए थे, जैसे कि वह किसी चीज को पीछे धकेल रही हो। आखिरकार उसने अपनी आंखें उठाईं, जो जमीन पर टिकी हुई थीं, और परी को चूल्हे के पास एक अंधेरे कोने में खड़ी हुई, उसे मजाकिया नजर से देखती हुई देखा। लड़की कांप उठी और उछल पड़ी, फिर उसने पंख, पिन और डिब्बा लेकर बूढ़ी औरत की ओर बढ़ा दिया। ये रहे, सब के सब, वह चिल्लाई, ये तुम्हारे हैं। मैं उन्हें फिर कभी न देखूं, लेकिन मैंने सीख लिया है, उन्होंने मुझे जो सबक सिखाया, वो मुझे पसंद आया। दूसरों के पास धन, सुंदरता और बुद्धि हो सकती है, लेकिन मैं हमेशा की तरह एक गरीब किसान लड़की बनना चाहती हूँ, जो अपने प्रियजनों के लिए कड़ी मेहनत करती है। हाँ, तुमने अपना सबक सीख लिया है, परी ने उत्तर दिया, और अब तुम एक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करोगी और उस आदमी से शादी करोगी जिसे तुम प्यार करती हो। आखिरकार तुमने अपने बारे में नहीं बल्कि उसके बारे में सोचा था। टेफनी ने उस बूढ़ी महिला को फिर कभी नहीं देखा, लेकिन उसने डेनिस को उसके आंसू बेचने के लिए माफ कर दिया, और समय के साथ वह एक अच्छा पति बन गया, जो अपने हिस्से का काम भी खुद करता था।